तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल वेरिएशंस इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स। और आइए देखते हैं कि इसमें क्रोमोसोमल वेरिएशन किस तरीके से होते हैं और उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं प्लांट्स पर या ऑर्गेनिज्म पर। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि आप लोग देख चुके हैं, और दूसरी चीज है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, दैट इज द वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल चेंजेस में चार तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। एक तो डिलीशन है, दूसरा डुप्लीकेशन है, तीसरा ट्रांसलोकेशन है और चौथा इन्वर्जन है। ये चार तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम्स में। एक एक करके हम इसको देखेंगे। फिर दूसरा आता है न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, दैट इज द वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। तो स्ट्रक्चरल चेंज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, न्यूमेरिकल चेंजेस में क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशन होता है। न्यूमेरिकल चेंजेस भी दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी भी दो तरीके का होता है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी, जिसमें कि हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या घटती है, हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है। यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट चेंज होता है। मोनोप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि जो जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से वो डिप्लॉइड होते हैं, उसमें पूरा का पूरा एक सेट गायब हो जाता है, मोनोप्लॉइडी कहलाता है। पॉलीप्लॉइडी में पूरा का पूरा एक सेट यानी डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड एटसेट्रा। इस तरीके से क्रोमोसोमल नंबर्स में जो है मतलब जितनी संख्या है उसके गुने की वृद्धि हो जाती है। तीसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल चेंजेस है वो है ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एल्लोपॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एल्लोपॉलीप्लॉइडी और ये जो न्यूमेरिकल चेंजेस है हम बाद में देखेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैरी द जीन्स। जो हमारा जीन्स है, हमारे बॉडी के जितने भी जीन्स है वो सब क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स आप सभी जानते हैं कि डीएनए, एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है और उसके साथ ही साथ जो है उसमें डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं जिनको कि हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जिसके चारों ओर डीएनए जो है रैप रहता है, यानी पैकेज की तरह जो है लपटा रहता है। मैंने आप लोगों को उनके गोले का एक संज्ञा दी थी, एक उपमा दी थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए क्रोमोसोम का, ये जो पर्पल कलर का है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट है सेंट्रोमियर, जो लास्ट लेक्चर था, और टर्मिनल टीलोमियर कहलाता है। और आप देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो क्रोमोसोम को दो भागों में बांट देता है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। तो जो स्मॉल आर्म होता है क्रोमोसोम का उसको पी आर्म बोलते हैं और जो लार्ज आर्म होता है उसको बोलते हैं क्यू आर्म। ठीक है ना। तो जो लॉन्गर आर्म होता है उसको क्यू बोलते हैं, क्यू आर्म, और स्मॉलर आर्म को हम लोग पी आर्म बोलते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम्स होते हैं जनरली चार तरीके के हो सकते हैं। सेंटर नीचे की तरफ देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में पी और क्यू आर्म्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, पी इज इक्वल टू क्यू मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्यू की लेंथ पी की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, पी थोड़ा छोटा होता है और क्यू जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। एक्रोसेंट्रिक के केस में क्यू काफी लंबा होता है और पी आर्म जो है काफी छोटा होता है। टीलोसेंट्रिक के केस में केवल क्यू आर्म मिलेगा आपको, पी आर्म गायब है। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल एंड पर सिचुएटेड होता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। अब इनका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल वेरिएशन में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखें। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है क्रोमोसोम में, any change which alters the basic chromosome structure is known as structural change of the chromosome. It is also a type of mutation in the chromosome. इसी को हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। एनी अल्टरेशन, अल्टरेशन मीन्स कोई भी बदलाव, चाहे वो एडिशन हो क्रोमोसोम में या किसी चीज क्रोमोसोमल पार्ट का डिलीशन हो,
The addition or deletion of a chromosomal part leads to an alteration in number, position and sequence of the genes in the chromosome. अगर किसी क्रोमोसोम में या क्रोमोसोम के पार्ट में कुछ एडिशन होता है, यानी कुछ चीज जुड़ती है, जाहिर सी बात है जो जुड़ेगा वो डीएनए और प्रोटीन ही जुड़ेगा, डिलीट होगा तो वो भी डीएनए एंड प्रोटीन का पार्ट ही होगा। तो डीएनए अगर जुड़ता है या डीएनए उससे डिलीट होता है तो ऑब्वियसली डीएनए में ही जीन्स होते हैं, और इस घटना के फलस्वरूप यानी अल्टरेशन यानी बदलाव, एडिशन यानी जुड़ाव, डिलीशन मतलब घटाव, इन तीनों की वजह से क्रोमोसोम में जब ये तीनों घटनाएं घटती हैं तो उसकी वजह से जो जीन्स का नंबर है, उसका पोजीशन है और जो सीक्वेंस है वो भी बदल जाता है। ठीक है, तो 4 तरीके के जो स्ट्रक्चरल चेंज है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, एक एक करके देखते हैं। Deletions. If a portion of the chromosome is missing or deleted, the chromosome becomes shorter due to the loss of segment along with the loss of one or more genes. अगर किसी क्रोमोसोम से कोई पार्ट डिलीट होता है या मिसिंग, गायब होता है किसी भी वजह से, that may be a radiation, that may be the effect of the chemical, that may be due to the effect of a virus, इन चीजों की वजह से अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट होता है या लॉस होता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम में डिलीशन हो रहा है, और डिलीशन की वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जीन्स की संख्या कम होती है या जीन का लॉस होता है। इस इमेज में देखिए कि यहाँ पर इमेज 1A, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के पोजीशन से आप सेगमेंट देखेंगे तो सेंट्रोमियर के जो पी आर्म है यानी अपर आर्म है, यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1, 2 और 3 तीन सेगमेंट हैं, जबकि क्यू आर्म में सेगमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 4 पार्ट दिए हुए हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्यू आर्म है, क्यू आर्म में जो सेगमेंट नंबर 2 है उसमें किसी रेडिएशन की वजह से या केमिकल की वजह से क्या होता है कि जो पार्ट नंबर 2 है वो डिलीट होके निकल जाता है। तब सीक्वेंस क्या हो गया क्यू आर्म का, 1 के बाद 2 गायब हो गया, 3 एंड 4, तो 1, 3, 4 क्यू आर्म में, और पी आर्म नॉर्मल है 1, 2, 3 एज इट इज यहाँ पर है। तो यहाँ पर सेगमेंट नंबर 2 जो है डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो जो डिलीशन है वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है टर्मिनल डिलीशन और एक होता है इंटरस्टिशियल डिलीशन। ये टर्मिनल डिलीशन हो गया और ये इंटरस्टिशियल डिलीशन हो गया। टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है कि पी अथवा क्यू आर्म का जो टर्मिनल पार्ट है वो ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टर्मिनल डिलीशन देखें तो यहाँ पर सिंगल ब्रेक हुआ और सिंगल ब्रेक में सेगमेंट नंबर 4 एंड 3 ये डिलीट होके अलग हो गए और यहाँ पर बचा क्या, केवल 1 एंड 2। तो इस तरह के डिलीशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन, जहां पर कि क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट डिलीट हो जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिलीशन का मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल नहीं बल्कि सेंटर में क्रोमोसोम के बीच का कोई पार्ट ऐसा है जो कि ब्रेक होता है और डिलीट होके अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें सेगमेंट नंबर 2 एंड 3 क्यू आर्म का जो है ब्रेक डाउन हुआ और बाकी यानी 4 पार्ट जो है वो 1 से जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या सेगमेंट नंबर 2 और 3 बीच से, क्रोमोसोम के बीच से जो है ब्रेकेज हुआ और वो लॉस हो जाता है, और इस तरह के डिलीशन को हम लोग जो है इंटरस्टिशियल डिलीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है डिलीशंस की वजह से। The phenotypic consequences of the chromosomal deletion depend on the size of the deletion and whether it includes genes or portion of the genes that are vital to the development of the organism. Effect depend करेगा कि जो पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हुआ है उसका साइज कितना बड़ा है, कितना बड़ा पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हुआ है, एक चीज। दूसरा कि उस डिलीटेड पार्ट में कौन से एसेंशियल जीन्स प्रेजेंट थे जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। When the deletions have phenotypic effect, they are usually detrimental. अगर किसी डिलीशन की वजह से किसी फिनोटाइप में चेंज आता है तो जनरली ऐसे डिलीशंस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। लार्ज डिलीशन टेंड्स टू बी मोर हार्मफुल बिकॉज मोर जीन्स आर मिसिंग। जितना बड़ा डिलीशन होगा उतना हार्मफुल इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा,
इन ह्यूमन बींग्स अ डिजीज नोन एज क्रेडू-चैट डिजीज, कौन सा डिजीज? क्रेडू-चैट डिजीज, या इसी को बोलते हैं लेजेंड सिंड्रोम. दिस सिंड्रोम इन ह्यूमन बींग्स इज कास्ड बाय द डिलीशन in a segment of short arm, means P arm of the human chromosome number 5. क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म में यानी पी आर्म में, यहाँ पर आप देखेंगे इमेज है, यहाँ पर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये डिलीटेड रीजन है, तो यहाँ पर देखिए छोटा हो गया है ये पार्ट. इस डिलीशन की वजह से, एक सेगमेंट के डिलीशन की वजह से, जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 पर होता है, ह्यूमन बींग्स में क्रेडू-चैट सिंड्रोम के लक्षण पैदा हो जाते हैं. अ चाइल्ड विथ अ क्रेडू-चैट सिंड्रोम. Individuals who carry a single copy of this abnormal chromosome along with a normal chromosome 5 display an array of the abnormalities, including the mental deficiencies, unique facial abnormalities, and unusual cat-like cry in infancy, which is the meaning of the French name for the syndrome. अगर किसी इंडिविजुअल में हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर डिलीशन होता है, यानी कि दो क्रोमोजोम में से, यानी क्रोमोजोम नंबर 5 जैसे कि यहाँ पर है, इसमें ये नॉर्मल क्रोमोजोम है और ये बगल में डिलीटेड क्रोमोजोम है. तो अगर ये नॉर्मल क्रोमोजोम है और एक एबनॉर्मल क्रोमोजोम है जिसमें डिलीशन हुआ है, तो उस कंडीशन में क्रेडू-चैट सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा और उसमें जो चाइल्ड है, उस चाइल्ड में कुछ डेफिशिएंसीज डेवलप होती हैं. जैसे कि इसका फेस देखिए, फेस का माउथ और टीथ के बीच में गैप है और मुंह हमेशा खुला हुआ है. फेशियल एबनॉर्मलिटीज दिखाई देंगी, मेंटल डेफिशिएंसीज होगी. ऐसे बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ होता है वो इम्पेयर्ड होता है और जो आवाज होती है बच्चे के रोने की, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बिल्ली चिल्ला रही हो, कैट लाइक क्राई होती है. इसी वजह से ऐसे सिंड्रोम को हम लोग क्रेडू-चैट सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि ह्यूमन क्रोमोजोम में क्रोमोजोम नंबर 5 के स्मॉल आर्म में डिलीशन की वजह से होता है. देयर आर स्टिल 2 more ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस, दैट इज एंजलमैन सिंड्रोम एंड Prader-Willi syndrome. ये दो सिंड्रोम हैं. These two syndromes are also due to the deletion in chromosome number 15. यानी कि अगर डिलीशन शॉर्ट है तो फिनोटिपिक इफेक्ट शॉर्ट कम होंगे, और अगर डिलीशन ज्यादा होगा तो वो फेटल भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है. नाउ द डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन क्या है? A portion of the chromosome is duplicated, resulting in extra genetic material. इसको हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं. डुप्लीकेशन में होता क्या है कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, या उसका जो डुप्लीकेशन है वो 2 बार हो जाता है. नतीजा कि जो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऐड हो जाता है, इसकी वजह से जो है जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं वो एबनॉर्मल होने लगते हैं डुप्लीकेशन की वजह से. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट एनालोगस साइट. जनरली जो नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें पहले क्या होता है कि लेप्टोटीन जाइगोटीन स्टेज में जीन टू जीन पेयरिंग होती है. जब जीन टू जीन पेयरिंग होती है और जब आप देखेंगे कि एक जीन की 2 कॉपी आ गई है एक क्रोमोसोम में, नतीजा क्या होता है कि वहां पर लूप बन जाएगा. Under normal circumstances, the crossing over occurs at analogous site between the homologous chromosome. On rare occasion, a crossover may occur at a misaligned site on the homologs. कई बार क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो मिसअलाइंड साइट पे, यानी गलत जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. इस वजह से डुप्लीकेशंस भी उसमें पैदा हो जाते हैं. Like deletions, the phenotypic consequences of the duplication also tends to correlated with the size. जैसे कि डिलीशन में आपको पता है कि छोटा डिलीशन होगा तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. डिपेंड करता है कि डिलीशन अगर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द जीन से हुआ है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर छोटा से छोटा डिलीशन भी हो और वो एसेंशियल जीन को कैरी करता हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो काफी डेट्रीमेंटल या खतरनाक होंगे. Duplications are more likely to have phenotypic effects if they are involved large piece of the chromosome. उनका अगर लार्ज डुप्लीकेशन हो रहा है तो उसके जो इफेक्ट होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं. यहाँ पर देखिए कि डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है.
ये क्रोमोजोम में सेगमेंट नंबर 1 2 3 PR, सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 QR। डुप्लीकेशन कहां पर हो रहा है? 2 और 3 के बीच का जो पार्ट है ये डुप्लीकेट हो जा रहा है। यहाँ पर इस सेगमेंट में देखिए, सेगमेंट नंबर 1 2 और 3, और साथ ही साथ 2 और 3 ये दोबारा आ गए, 2 बार ये आ गए। नतीजा क्या हुआ कि सेगमेंट नंबर 2 और 3 ये डुप्लीकेट हो गए, और डुप्लीकेशन की वजह से जो है यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अमाउंट बढ़ गया उस क्रोमोजोम में, और जीन्स की संख्या दुगनी हो गई। यानी जीन नंबर 2 और 3 इसकी 2 कॉपी आ गई इसी क्रोमोजोम में। और अगर हम होमोलॉगस देखें, यानी कि अभी तो ये सिंगल क्रोमोजोम, अगर होमोलॉग देखें तो दोनों क्रोमोजोम को, यानी दोनों होमोलॉगस पेयर को मिला करके देखें तो वहां पर 3 जीन हो गए। जनरली 2 जीन होते हैं, किसी जीन की 2 ही कॉपी होती है, यहाँ पर इस जीन की 3 कॉपी हो गई ड्यू टू द डुप्लीकेशन। ठीक है, अब यहां पर रिजल्ट क्या आता है? यहां पर आप देखिए कि 2 क्रोमोजोम हैं जिसमें ABCD, जो कि एक लाइट पर्पल कलर का है, और दूसरा यहां पर है ABCD दूसरा, जो कि लाइट ब्लू कलर का जीन है। अब इसमें क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर, मिस अलाइंड क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर जीन टू जीन होना चाहिए, यानी ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से क्रॉसिंग ओवर। पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ जीन टू जीन पेयरिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है? जीन टू जीन पेयरिंग नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ा सा क्रोमोसोम पीछे खिसक गया है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पर जो सी सेगमेंट है, मिस अलाइंड इसमें क्रोमोसोम के बीच में जो है मिस अलाइनमेंट होने की वजह से जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर तो ये वाला पार्ट, सी वाला पार्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और इसका ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये वाला क्रोमोसोम तो नॉर्मल रहा, अपर पार्ट ये वाला, दिस इज द नॉर्मल ABCD। नीचे वाले क्रोमोसोम में क्या होता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो सी सेगमेंट है इसकी 2 कॉपी चली गई। देख रहा है यहाँ पर ये 2 कॉपी चली गई ड्यू टू द मिस अलाइंड क्रॉसिंग ओवर। इस तरीके से यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो दूसरा पेयर था, यहाँ पर सी इधर चले जाने की वजह से इस वाले क्रोमोसोम में सी मिसिंग हो गया। देखिए अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें सी पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर A B और D आ गया। इस वाले पेयर में सी सेगमेंट की 2 कॉपी चली गई और इसमें सी गायब हो गया, जबकि कायदे से होना क्या चाहिए कि चारों क्रोमोसोम्स में, चारों सिस्टर क्रोमेटिड्स में ABCD बराबर होना चाहिए। लेकिन मिस अलाइंड क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक सिस्टर क्रोमेटिड में तो डुप्लीकेशन हो गया और दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड में डिलीशन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं नॉन अलीलिक होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। और जब नॉन अलीलिक होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है उस केस में डिलीशन और डुप्लीकेशन नेचुरली जो है इसमें पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना? अ क्रॉस ओवर दैट occurs at the site between gene C and D in one chromatid and between gene B and C in another chromatid, and after crossing over is completed, one chromatin contains duplication and another chromatin contains डिलीशंस। तो इसमें डिलीशन है और इस क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन पैदा हो जाता है ड्यू टू द मिस अलाइंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से नेचुरली डिलीशन और डुप्लीकेशन जो है पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, जो डिलीशन है that may be due to the effect of the radiation, that may be due to the effect of the chemical, that may be due to the effect of some viruses. In general, small duplications are less likely to have harmful effects than the deletion of comparable size. जनरली देखा जाता है कि जो डुप्लीकेशन है उनका हार्मफुल इफेक्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू द डिलीशन। डुप्लीकेशंस कम खतरनाक है और डिलीशंस ज्यादा खतरनाक है। This observation suggests that having one copy of a gene is more harmful than having 3 copy of the gene. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डुप्लीकेशन होगा तो किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एक जीन की 2 से ज्यादा 3 या 4 कॉपी हो सकती है। तो ये देखा गया है कि किसी जीन की 3 कॉपी अगर हो जाती है तो कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर किसी जीन की एक ही कॉपी है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसका ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है।
In humans, relatively few well-defined syndromes are caused by the small chromosomal duplications. Human beings में duplication की वजह से भी syndromes पैदा होते हैं. An example is Charcot-Marie-Tooth disease. Charcot-Marie-Tooth disease is a peripheral neuropathy. Neuropathy means neural disease है, which is characterized by the numbness in the hands and feet that is caused by a small duplication on the short arm of the chromosome number 17. ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम नंबर 17 में जो स्मॉल आर्म यानी पी आर्म है, उसमें एक स्मॉल सेगमेंट में अगर डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी उसकी 2 कॉपी हो जाती है, तब उसकी केस में चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज होता है, जिसमें कि हाथ और पैर में नंबनेस यानी कांपने की बीमारी शुरू हो जाती है. ठीक है ना. Duplications are not always harmful. Sometimes they are beneficial also. The duplications provide additional material for the gene evolution. Duplications कई बार क्या करते हैं कि जीन इवोल्यूशन के लिए, जीन्स की संख्या बढ़ाने के लिए एडिशनल जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, और इस तरीके से दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जीन फैमिलीज, और इस तरीके से जीन फैमिलीज का निर्माण भी करने में डुप्लीकेशन सहायक है. एक क्लासिकल एग्जांपल है द इवोल्यूशन ऑफ द ग्लोबिन जीन फैमिली इन द ह्यूमन बींग्स. देखिए, जो ग्लोबिन प्रोटीन का जीन है, देखिए ह्यूमन बींग्स में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो 2 तरीके से प्रेजेंट होता है. एक तो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एक मायोग्लोबिन के फॉर्म में. जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे आरबीसीज में होता है, और जो मायोग्लोबिन है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है. और ये दोनों ग्लोबिन जीन्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का, ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करते हैं, इनका जो इवोल्यूशन हुआ है एक एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन से हुआ है. ठीक है ना. The first gene duplication produced 2 genes that accumulated mutations and become the gene encoding myoglobin on chromosome number 22. जो मायोग्लोबिन का जीन है वो ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम नंबर 22 पर होता है, एंड द ग्रुप हीमोग्लोबिन, और दूसरा ग्रुप क्या है, हीमोग्लोबिन है. ये दोनों के दोनों जो है क्रोमोसोम नंबर 22 पर है, और दोनों को दोनों का इवोल्यूशन डुप्लीकेशन से हुआ है. लेकिन दोनों में क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से म्यूटेशन एक्यूमुलेट हुए. हीमोग्लोबिन आ गया ब्लड में, और मायोग्लोबिन चला गया मसल्स में. ठीक. तो मायोग्लोबिन तो अपने आप में एक, इसमें ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ, और ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कंजर्व्ड रहा. हीमोग्लोबिन जीन्स में क्या हुआ, द प्राइमोर्डियल हीमोग्लोबिन जीन देन डुप्लीकेटेड टू प्रोड्यूस सेवरल अल्फा चेन एंड सेवरल बीटा चेन which are found on chromosome number 16. अब इस हीमोग्लोबिन में कई बार डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशंस की वजह से अल्फा चेन का निर्माण हुआ और बीटा चेन का निर्माण हुआ. अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्फा 2, अल्फा 1 ये 2 हैं जो कि फंक्शनल जीन है, और बाकी जो साई अल्फा 1, साई अल्फा 2, साई जीटा और जीटा जीन, ये सब जो है नॉनसेंस म्यूटेशन थे, जो कि म्यूटेशन तो हुए लेकिन कुछ ऐसा उसमें चेंजेस आए जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल जीन के रूप में कन्वर्ट हो गए, और उसका यूज नहीं होता है. बीटा के केस में क्या हुआ कि आप यहां पर देखेंगे कि बीटा और बीटा डैश, यहाँ पर 2 इसमें जो है जीन पैदा होते हैं, और ये दोनों जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो डेल्टा, साई बी, गामा ए, ये सब जो जीन्स होते हैं ये नॉन फंक्शनल जीन हो गए. और ये जो ग्रे कलर के जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये नॉन फंक्शनल जीन्स इसके बीच में ये आ गए. तो इस तरीके से देखें कि जो एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन है उसमें डुप्लीकेशन से 2 अलग अलग तरीके के जीन्स का निर्माण हुआ, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन. फिर हीमोग्लोबिन में डुप्लीकेशन से 2 अलग अलग जीन्स का निर्माण हुआ, जिसमें से कि एक ने अल्फा चेन का निर्माण किया और दूसरे ने बीटा चेन का निर्माण किया. तो कई बार जो डुप्लीकेशन है ये इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीन्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज द इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज ब्रोकन ऑफ, यानी कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट टूटता है, एंड इट टर्न अपसाइड डाउन, और 180 डिग्री रोटेट करके और फिर से जुड़ जाता है.
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, एंड इन दिस प्रोसेस द जेनेटिक मटेरियल इज इन्वर्टेड। एंड इन्वर्जन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर आर टू ब्रेक्स इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में दो ब्रेक होते हैं, यानी अभी तक क्या होता है, डिलीशन में एक ही ब्रेक होता था, यहाँ पर क्या होता है, दो ब्रेक होते हैं। अच्छा, दो ब्रेक होते हैं किसमें, इंटरस्टिशियल डिलीशन में भी दो ब्रेक होते थे, लेकिन जो ब्रोकन पार्ट था वो जुड़ता नहीं था, वो लॉस्ट हो जाता था। यहाँ पर क्या है कि जो ब्रोकन पार्ट है वो लॉस्ट नहीं होता है, वो जो है फिर से वापस जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ते समय वो 180 डिग्री में रोटेट हो जाता है। इन्वर्जन दो तरीके का होता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जब इन्वर्जन के दौरान सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है इन्वर्टेड पार्ट में, तो उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, यानी इन्वर्जन जो कि सेंट्रोमियर के आसपास हो रहा है। और दूसरा, जब इन्वर्जन हो और उसमें सेंट्रोमियर का कोई पार्ट इन्वॉल्व ना हो, तो उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए कि नॉर्मल क्रोमोसोम है ना, ABCDE, और सेंट्रोमियर के बाद रीजन है FGHI। इन केस ऑफ पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक मतलब यानी सेंट्रोमियर का पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो। इन्वर्जन कैसे हुआ, यहां से H और I के बाद G, F, E और D, ये पार्ट यहां से टूट गया, टूटने के बाद ये इधर फ्लिप हो गया और ये वाला पार्ट इधर फ्लिप हो गया, यानी 180 डिग्री रोटेट हो गया। तो 180 डिग्री रोटेट होने से क्या हुआ, जो D और E वाला पार्ट था वो H और I से जुड़ गया, और जो G और F वाला पार्ट था वो C और B वाले पार्ट से जुड़ गया। क्योंकि इस इन्वर्जन प्रोसेस में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, जो कि सेंट्रोमियर को इन्वर्जन इन्वॉल्व करता है। ठीक है। यहाँ पर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, यानी सेंट्रोमियर के नीचे आइदर इन क्यू आर्म और पी आर्म, यहां से कोई पार्ट ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होने के बाद आपस में 180 डिग्री रोटेट होता है, और रोटेट होकर के ये फिर से जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जैसे इस केस में क्या होता है कि बी से लेकर के ई तक का पार्ट यहां से टूटता है सेंट्रोमियर के जस्ट बाद, और 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, यानी ई रोटेट होकर इधर आ जाता है और बी रोटेट होकर के इधर आ जाता है। देखिए, ई रोटेट होकर के इधर आ गया और बी रोटेट होकर इधर आ गया, यानी 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है, और उसके बाद फिर से वो क्रोमोसोम का पार्ट जुड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। चूंकि इस इन्वर्जन प्रोसेस में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, पैरा मतलब हटके, सेंट्रिक मीन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से हटके जो इन्वर्जन हुआ उसको हम लोग पैरासेंट्रिक कहते हैं। और इस वाले केस में इन्वर्जन के दौरान सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है, यानी कि इन्वर्जन सेंट्रोमियर के आसपास हो रहा है, चारों ओर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक, दो तरीके के इन्वर्जन हो गए। When a chromosome contains an inversion, the total amount of the genetic material remains same as in normal chromosome. इन्वर्जन की वजह से जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट में चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, केवल जीन का सीक्वेंस बदल जाता है। सो देयरफॉर द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द इन्वर्जन्स डू नॉट हैव एनी फिनोटिपिक इफेक्ट। इसकी वजह से इसमें कोई फिनोटिपिक इफेक्ट जनरली नहीं आता है। इन रेयर केसेस however, an inversion can alter the phenotype of an individual, and when an inversion occurs, the chromosome broken in two places and the center piece flips around to produce the inversion. ये तो हमने आपको बता ही दिया है। If either break point contains a vital gene, यानी कि जिस जगह से अगर कोई क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा है उस जगह कोई वाइटल जीन है, देन द फंक्शन ऑफ द दैट जीन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिसरप्टेड। मान लीजिए कि अगर इस जगह जहां से ये कोई क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा है, यानी कि सेगमेंट नंबर यहां पर मान लीजिए कि इस जगह जहां से ये ब्रेक हो रहा है, यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई एक वाइटल जीन है, जो जीन का हिस्सा जो है इस ब्रेकेज पार्ट में पड़ता है, उस केस में वो जीन जहां से, क्योंकि उसका कंप्लीट सेगमेंट ही चेंज हो जा रहा है, तो उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा,
और रीडिंग फ्रेम चेंज होने की वजह से कोडॉन सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो जिस जगह से क्रोमोसोम टूट रहा है, अगर वो पार्ट जहां से ब्रेकेज हो रहा है वो पार्ट किसी वाइटल यानी एसेंशियल जीन का हिस्सा है, तब उस केस में वो जीन ऐसा माना जाता है कि वो उसका फंक्शन डिसरप्टेड हो जाएगा, और इस वजह से एक फिनोटिपिक इफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल विद हीमोफीलिया टाइप ए हैव इनहेरिटेड एन एक्स लिंक्ड इन्वर्जन। कुछ लोग जिनको की हीमोफीलिया टाइप ए होता है उसमें एक्स लिंक्ड इन्वर्जन पाया जाता है, इन विच द ब्रेक पॉइंट हैज इनएक्टिवेटेड जीन फॉर द फैक्टर ए, अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। 13 फैक्टर्स में से जो फैक्टर नंबर 8 है, वो 8 फैक्टर जब इन्वर्जन होता है, एक्स लिंक्ड इन्वर्जन, तो उस 8 फैक्टर के जीन के ठीक बीचों बीच से वो पार्ट क्रोमोसोम का टूटता है, और जिस वजह से जो फैक्टर नंबर 8 है वो काम नहीं करता है, यानी फैक्टर नंबर 8 का जीन डिसरप्ट हो जाता है, और डिसरप्ट होने की वजह से वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली इन्वर्जन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्वर्जन के दौरान जहां से क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा है, अगर वो ब्रेकेज पॉइंट किसी एसेंशियल जीन का पार्ट है, तब वो जीन इनएक्टिव हो जाते हैं और उसके फिनोटिपिक इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं। इन अदर केसेस एन इन्वर्जन में रिपोजिशन अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इन अ वे दैट alters इट नॉर्मल लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन। किसी किसी केस में क्या होता है कि इन्वर्जन की वजह से क्रोमोसोम के रिपोजिशन की वजह से जो जीन का नॉर्मल एक्सप्रेशन लेवल है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि कोई एक जीन है, यहां से लेकर के यहां तक का एक जीन है ना। जनरली कोडिंग सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाता है टोटल, और लास्ट में जो जीन होता है वो एक्सप्रेशन फैक्टर को डिटरमाइन करता है, यानी कि वो जीन के कितने किस रेट में एक्सप्रेशन होगा, स्लो एक्सप्रेशन होगा कि फास्ट एक्सप्रेशन होगा। यहां से कोई ब्रेकेज होता है, जब यहां से ब्रेकेज हो गया तो जीन का फंक्शन, मतलब सारी कोडिंग रीजन तो प्रेजेंट है, बट उस जीन का जो एक्सप्रेशन लेवल को डिटरमाइन करने वाला रीजन है वो टूट गया। उस केस में या तो उस जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा या उस जीन का एक्सप्रेशन घट जाएगा, ये कंडीशन भी हो सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ पोजीशन, दिस इट इज अ टाइप ऑफ द पोजीशन इफेक्ट, और इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। दैट मीन्स अ चेंज इन फिनोटाइप दैट अकर्स व्हेन द पोजीशन ऑफ ए जीन चेंजेस फ्रॉम वन क्रोमोसोमल साइट टू अ डिफरेंट लोकेशन। कई बार क्या होता है कि कोई एक क्रोमोसोम का पार्ट, ये क्रोमोसोम है, यहां से मान लीजिए ये सेंट्रोमियर है, और यहाँ पर ये कोई एक जीन प्रेजेंट है, ट्रांसलोकेशन हुआ, और ये जीन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कोई एक जीन है, वो जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है इसके जस्ट बगल में कोई एक जीन प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेशन पर। अब ट्रांसलोकेशन हुआ, ये पार्ट इधर खिसक गया, ये पार्ट इधर खिसक गया, यानी इस जीन की पोजीशन वहां से खिसक के यहाँ पर आ गई। तो यहां पर आने की वजह से क्या हुआ कि ये जीन इस जीन से दूर हो गया जो कि उसके एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करता था। इस दूरी की वजह से, यानी पोजीशन चेंज होने की वजह से जीन के एक्सप्रेशन लेवल में चेंज आ जाता है, और इस घटना को हम पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन्वर्जन की वजह से ये भी हो सकता है। ठीक, इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट्स में प्रोड्यूस एबनॉर्मल क्रोमोसोम ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। जब इनकेस मियोसिस हो रही है, मियोसिस के दौरान जब इन्वर्जन होता है, तो उस दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के दौरान, तो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स पैदा हो जाते हैं, खासतौर पर इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? An individual carrying one copy of the normal chromosome and one copy of the inverted chromosome is known as inversion heterozygote. Inversion heterozygote क्या है? जिसमें कि एक कॉपी तो नॉर्मल है और दूसरा इन्वर्जन रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका ये होमोलॉगस पेयर है। इस होमोलॉगस पेयर में यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो है इन्वर्टेड है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन हो गया है, ABC, और डीई जो सी के बाद डीई होना चाहिए वो इधर आ गया, और
GF जो कि इधर होना चाहिए वो C के बाद में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए केवल एक आर्म में इन्वर्जन हुआ है, दूसरा आर्म इसमें भी जो है इन्वर्जन हो गया है, ठीक है ना, दोनों आर्म में इन्वर्जन हो गया है। तो अब जब ये होमोलोगस पेयरिंग होगी मेटाफेज लेप्टोटीन जाइगोटीन स्टेज में, तो जाइगोटीन स्टेज के बाद जब आता है पैकीटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकीटीन से पहले जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा कि जब ये एक दूसरे के पास पेयर बनाएंगे तब उस केस में ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको होमोलोगस रीजन नहीं मिलेगा।